बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज हम जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रमुख परिभाषाएं बताई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी अधिनियम को भली-भांति समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें प्रयोग किए गए विशिष्ट मदों एवं शब्दों का अर्थ एवं क्षेत्र की जानकारी कर ली जाए। केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम 2017 जीएसटी की धारा 2 के अंतर्गत अनेक ऐसी परिभाषाएं दी गई है जिसका प्रयोग अधिनियम में उसके अर्थ में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस प्रकार से हैं उनको समझने की अति आवश्यकता है। एक, अभियोग योग्य दावे, जिसको हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, ये धारा 2 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आती है। अब अभियोग योग्य दावे क्या है, इसको समझने के लिए इसका अर्थ वही होगा जैसे कि संपत्ति का ट्रांसफ़र अधिनियम 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 3 में दिया गया है। संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अभियोग योग्य दावे से आशय निम्न को छोड़कर अन्य किसी भी ऋण से है। नंबर 1, अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण। नंबर 2, अथवा चल संपत्ति की रहन अथवा गिरवी से सुरक्षित ऋण, अथवा किसी भी चल संपत्ति से लाभकारक हित जो वास्तविक अथवा रचनात्मक किसी भी रूप में दावेदार के कब्जे में नहीं हो। इस प्रकार विविध देनदार एवं अन्य ऋण जो असुरक्षित अनसिक्योर्ड हैं अभियोग योग्य दावे की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे दावे होते हैं जिन्हें दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने योग्य वसूल किया जा सकता है। इसमें एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ये है कि इसमें ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अभियोग योग्य दावे, जिसको हम ऑक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं, को केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं राजस्थान मूल्य परिवृत्त अधिनियम वैट में माल की परिभाषा से बाहर रखा गया था, परंतु केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 जीएसटी में इसे स्पष्ट रूप से माल की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। परंतु इसी अधिनियम की तृतीय अनुसूची शेड्यूल 3 में ये दिया गया है कि लॉटरी शर्त एवं जुए के अलावा अभियोग योग्य दावे के अन्य व्यवहारों को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। अतः लॉटरी शर्त एवं जुए संबंधी अभियोग योग्य दावों को ही माल माना जाएगा। विद्यार्थियों, दूसरा जो परिभाषा इसके अंतर्गत जो धारा 2 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत आती है वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, न्यायिक अथवा निर्णायक प्राधिकारी। इसको भी समझना बहुत ही अत्यावश्यक है। न्यायिक प्राधिकारी से आशय किसी भी ऐसे प्राधिकारी से है जो इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय लेने के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत हो, परंतु इसमें निमित्त को भी शामिल नहीं करते हैं। वो क्या है? उसके लिए
7 बिंदु दिए गए हैं। 1, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड। दूसरा, पुनर्विचार करने वाली प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण। तीसरा, अग्रिम निर्णय देने के लिए प्राधिकरण। चौथा, अग्रिम निर्णय संबंधी अपीलीय प्राधिकरण। पांचवा, अपीलीय प्राधिकरण। छठा, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और सातवां, धारा 171 सबसेक्शन 2 में वर्णित प्राधिकरण। विद्यार्थियों, न्यायिक प्राधिकरण में सहायक अभियुक्त से मुख्य अभियुक्त तक के प्राधिकारी आते हैं। वास्तव में इनके कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। न्यायिक प्राधिकारी अपने स्वयं के आदेशों पर पुनः विचार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई करदाता इसके आदेशों से संतुष्ट नहीं हो तो वो अपीलीय प्राधिकारी सामान्यतः आयुक्त अपील को अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील कर सकता है। विद्यार्थियों, तीसरा प्रमुख परिभाषा जो है वो है एजेंट या अभिकर्ता का एजेंट। ये जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आती है। एजेंट से आशय एक व्यक्ति जिसमें अभिकर्ता, दलाल, कमीशन एजेंट, डल क्रेडिट एजेंट, एक नीलाम करता एवं अन्य कोई व्यापारिक एजेंट, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अन्य किसी व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति एवं प्राप्ति के व्यवसाय को चलाता हो। विद्यार्थियों, इस प्रकार एजेंट का कोई व्यक्ति होता है जो अन्य किसी व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति का व्यवसाय चलाता है। वो व्यक्ति जिसके लिए एजेंट ऐसा कार्य करता है प्रधान कहलाता है। प्रधान स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए जिससे वो एजेंट की नियुक्ति करने के लिए सक्षम हो। एजेंट के लिए भी व्यापक एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है जिसमें वो अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायी हो सके। प्रधान एवं एजेंट के मध्य स्थापित संबंध को माना जाता है एजेंसी, और इसे एजेंसी भी कहते हैं, तथा एजेंसी के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। एजेंट केवल कमीशन के आधार पर कार्य कर सकता है। इसका ही सब डिवीजन के तौर पर डल क्रेडिट एजेंट को समझना अत्यावश्यक है। डल क्रेडिट एजेंट से आशय ऐसा एजेंट होता है जो स्वयं द्वारा की गई उधार बिक्री की रकम वसूल करने की गारंटी देता है। इसके लिए वो अतिरिक्त कमीशन लेता है। इसी तरह धारा 2 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत एग्रीगेटिव टर्नओवर कुल कारोबार की भी परिभाषा दी गई है। कुल कारोबार से आशय निम्नलिखित के कुल मूल्यों से है। इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1, किसी कर योग्य आपूर्ति अथवा आपूर्ति को मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय हो। दूसरा, कर मुक्ति आपूर्ति। तीसरा, माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात। चौथा, ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिससे एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो तथा जिनकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो। विद्यार्थियों, परंतु कुल कारोबार में निम्न को सम्मिलित नहीं किया जाता है अथवा छोड़ दिया जाता है। इसके भी 5 प्रकार हैं। नंबर 1, केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST।
दूसरा राज्य माल एवं सेवा कर SGST, तीसरा संघ राज्य माल एवं सेवा कर UTGST और चौथा एकीकृत माल एवं सेवा कर जिसको हम इंटीग्रेटेड और IGST कहते हैं, और उसके अलावा जो लास्ट है वो है उपकर जिसको हम सेस कहते हैं, CESS। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, CESS। विद्यार्थियों, अगर इसका स्पष्टीकरण किया जाए, कुल कारोबार एग्रीगेटिव टर्नओवर धारा 2 सबसेक्शन 6, तो इसके अंतर्गत यदि माल, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को दी जाती है तो ऐसी आवक आपूर्ति का पंजीकृत व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर चुकाया जाता है। 2. कुल कारोबार की गणना निम्न दिशाओं में विशेष महत्व रखती है। उसमें हमारे 2 पॉइंट्स हैं। एक व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प अपनाने की दशा में 1.5 करोड़ / 75 लाख की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने के लिए, और दूसरा पंजीकृत कराने के दायी होने के लिए अधिकृत आवर्तन 4/20/10 लाख रुपए की सीमा का निर्धारित करने के लिए। तो अलग अलग कंडीशंस दी गई है इस कुल कारोबार जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत कही गई है। इसके अलावा धारा 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत किसान की भी परिभाषा दी गई है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। किसान से आशय एक व्यक्ति द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार से हैं जो निम्न में किसी भी तरीके से भूमि पर खेती करने का काम करता हो। इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक, अपने स्वयं के श्रम से या अपने परिवार के श्रम से या नकद या वस्तु के दे मजदूरी पर कार्य कर्मचारियों द्वारा या स्वयं के व्यक्तिगत परिवेश अथवा परिवार के किसी सदस्य के व्यक्ति परिवेश के तहत किराए के श्रम, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगर हम इसकी परिभाषा की हम स्पष्टीकरण करेंगे तो केवल वैश्य एवं हिंदू विभाजित परिवार को ही किसान माना जाएगा, बशर्ते कि वे उपयुक्त परिभाषा में दी गई आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर देते हैं। अन्य किसी श्रेणी के व्यक्ति को किसान नहीं माना जा सकता है। किसान होने के लिए भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं है। एक पात्र व्यक्ति जो अन्य आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति करता हो किराए की भूमि पर कृषि कार्य कर सकता है। एक किसान को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते कि वो स्वयं द्वारा की गई कृषि के उत्पाद की ही आपूर्ति करता है। परंतु यहाँ पर ये समझना बहुत अति ज़रूरी है कि यदि वो बाज़ार से अन्य व्यक्तियों से कृषि उत्पाद को क्रय करके अपनी आपूर्ति करता है तो उसके लिए पंजीकरण करना आवश्यक हो जाए, बशर्ते उसकी कुल आवृत्त ऐसी आपूर्ति 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है। लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक जब भी हो जाएगी तब उसको पंजीकृत करना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, इसके अलावा भी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में दोहराएंगे कि जो धाराएँ हैं, धारा 2 सबसेक्शन 11, सबसेक्शन 13, सबसेक्शन 15, सबसेक्शन 17, 16, 18, 19, तो इसको आने वाले चैप्टरों में इसको दोहराएंगे। तब तक आपको
घर पे एक असाइनमेंट के रूप में मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश करता हूं कि वो आपको उसका जवाब आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, क्या कुल आवृत्ति में केंद्रीय राज्य माल एवं सेवा कर को भी सम्मिलित किया जाता है? वेदर CGST or SGST is also included in aggregate turnover. दूसरा क्वेश्चन, what do you mean by an agriculturist under the Central Goods and Services Tax? तीसरा, what do you understand by capital goods under the Capital Goods and Services Act tax? चौथा, whether exempted supply is also included in aggregate turnover under the CGST Act. ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए और फिर मेरे व्हाट्सएप पर इसका आंसर देकर, ताकि मैं उसमें अपनी टिप्पणी देकर आपको वापस व्हाट्सएप कर दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।